आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर यह है कि जाति जनगणना पर एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य में जातिगत गणना की अधिसूचना जारी कर दी गई। फरवरी 2023 तक ये जातिगत गणना का काम पूरा हो जाएगा। जो खबर मिल पा रही है, सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जातिगत गणना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हर जिले के डीएम जातिगत गणना के नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सामान्य प्रशासन विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है और जातिगत गणना पर 500 खर्च होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कभी हाल ही में सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद कैबिनेट की मुहर लगने के बाद बात आगे बढ़ी और अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि राज्य में जातिगत गणना की अधिसूचना जारी हो गई। फरवरी 2023 तक पूरा होगा जातिगत जनगणना का काम। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जाति जनगणना पर लगातार इस पर बहस हो रही थी, चर्चा चल रही थी। कैबिनेट से पास होने के बाद, कैबिनेट की मुहर के बाद अब संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन कैबिनेट ने मुहर लगाई थी जो जनगणना होनी है, जातिगत गणना होनी है उस पर, उसके बाद से इस बात के कयास लगाए गए थे कि आखिरकार अधिसूचना कब जारी की जाएगी। और आज वो दिन जब सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी और अधिसूचना में कई बातें कही गई हैं। सबसे बड़ी बात वही जो कैबिनेट के दिन हुआ था कि अपने जो राज्य सरकार है वह अपने संसाधनों से यह गणना करवाएगी। इसके बाद सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग की होगी, लेकिन जिला पदाधिकारी जो होंगे इसके संपूर्ण प्रभार में होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और विभिन्न विभागों के अधीनस्थ जो काम करने वाले लोग होंगे उनको इस कार्य के लिए उनकी सेवा ले सकेंगे। जातिगत जो गणना होगी उसके दौरान आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी कराया जाएगा और जातिगत आधारित जनगणना के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी मंजूरी पहले ही कैबिनेट ने दी है और फरवरी 2023 तक यह काम हो जाएगा। बिल्कुल बड़ी खबर है, फरवरी 2023 तक जातिगत जनगणना पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। कुछ दिनों पहले तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के हाथ में जातीय गणना का बड़ा मुद्दा था, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के माहिर नीतीश कुमार ने अपनी सियासी चाल से एक झटके में उन्हें चित कर दिया और ऐसे में तेजस्वी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ जानकारी तो आई है ना कि ठीक ढंग से नहीं हुआ। जो हम बार बार कह देते हैं कि लोग उपजाति ही खाली बोल दिया। अरे भाई, तो उपजाति और नहीं उप जान रहा जाति, अगर बगल वाले को मालूम है तो फिर उसका भी कंसेंट लेके कर देना, तो उसी से तो ठीक से पता चलेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा और उसके बारे में काफ़ी चीज़ों को देख करके कि सब के बारे में ठीक ढंग से हो जाए। बिहार में सरकार खुद के खर्चे पर जाति आधारित गणना कराएगी। इसके साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। रविवार को आरजेडी ने एनडीए सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान तेजस्वी ने जातीय गणना पर राज्य सरकार को झुकाने का दावा किया। सदन से लेकर के सड़क तक आप लोगों ने जातीय जनगणना की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हम लोग कामयाब हो। कोई कल्पना किया था क्या कि सरकार झुकेगी? कोई कल्पना नहीं किया। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। अब जब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा तो जेडीयू ने भी तुरंत पलटवार किया। राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने चाल से तेजस्वी को चित कर दिया। ऐसे में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने में नाकाम रहे तेजस्वी बेचैनी और बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं। कभी कैद में रह ही नहीं सकते हैं नीतीश कुमार, न कभी दबाव में काम करते हैं न दबाव में आते हैं। नीतीश कुमार की छवि है बराबर काम करने की, वो काम करते जाते। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इन लोगों ने जो कुछ सवाल उठाया था, जैसे ये जातीय जनगणना की सवाल पर यदि आप कहिए तो देखा कि कितना सहज ढंग से ये काम हो गया। कैबिनेट की मोहर भी लग गई
सर्वदलीय मीटिंग भी हो गई। एक नेता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो पहल करता है उस पहल पर सभी दलों की सहमति बन जाए, उस पर मोहर लग जाए। ये साधारण उपलब्धि क्या है? दरअसल जाति आधारित गणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक कर न सिर्फ सभी दलों को मना लिया बल्कि तुरंत कैबिनेट से भी मंजूरी दे दी। अब सत्ता पक्ष से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है, तो वहीं तेजस्वी भी वार के कोई मौके नहीं छोड़ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए खबर तो समझिए कि जातीय जनगणना तेजस्वी यादव का ट्रम्प कार्ड था। जातीय गणना को अपने पक्ष में भुनाना चाहते थे तेजस्वी यादव। जातीय गणना के बाद ओबीसी की सियासत तेज होती और ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग पर सियासत खूब होती। आरक्षण की सियासत कर अगले 20 सालों तक सत्ता के केंद्र में रहते, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी चाल से तेजस्वी को चित किया। तेजस्वी आंदोलन के प्लान में थे कि नीतीश एक्टिव हो गए। विरोधी विचार रखने वाली बीजेपी को इसके लिए मना लिया नीतीश कुमार ने और आनन फानन में सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे बात कर ली, कैबिनेट की बैठक बुलाई, जातीय गणना पर मुहर लगवाई। नीतीश कुमार ने जिस तेजी से काम किया, तेजस्वी उससे हैरान है। अपनी रणनीति से तेजस्वी को नीतीश कुमार ने बेमुद्दा कर दिया और ऐसे में तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया। तेजस्वी ने संपूर्ण क्रांति दिवस के बहाने आरोप पत्र जारी कर दिया और 32 पन्नों के आरोप पत्र में नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। जीतन राम मांझी का कहना है कि उन्हें एनडीए में कभी कभी घुटन महसूस होती है। हम लोग गठबंधन में है और गठबंधन में कहीं कहीं घुटन महसूस भी हम लोग करते हैं। हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्या एनडीए के पार्ट हैं, ऐसा तो नहीं। एनडीए में मांझी को हो रही घुटन, कभी कभी असहज महसूस करते हैं मांझी। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है खुद जीतन राम मांझी का। किशनगंज में हुई हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा, उस पर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आप भी सुनिए मांझी ने क्या कहा। बात अभी हम लोग गठबंधन में है और गठबंधन में कहीं कहीं घुटन महसूस भी हम लोग करते हैं। जिस शिक्षक का अभी माननीय विधायक ज्योति जी ने भी की और सभी साथी कर रहे हैं। जब गठबंधन में हम लोग हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे देखना पड़ता है और महसूस करना पड़ता है। हालांकि एनडीए को लेकर मांझी के बयान पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो एनडीए के पार्ट है। हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्या एनडीए के पार्ट हैं, ऐसा तो नहीं। हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्या एनडीए के पार्ट हैं, ऐसा तो नहीं। हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्या एनडीए के पार्ट हैं, ऐसा तो नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपने बयान से अपने ही सहयोगियों को असहज कर दिया है। जीतन राम मांझी अक्सर शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं। कभी थोड़ी थोड़ी पीने की छूट चाहते हैं तो कभी गरीबों के जेल जाने का मुद्दा उठाकर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर देते हैं, वो भी ये जानते हुए कि शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के करीब है। पटना से संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जीतन राम मांझी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले नेता हैं। महागठबंधन में रहते हुए मांझी ऐसे ही बयान देते थे। एनडीए में भी वो चाहते हैं कि हर एक निर्णय में उनसे राय ली जाए और मांझी की इच्छा थी कि राज्यसभा या फिर एमएलसी के चुनाव में उनकी पार्टी को भी एक सीट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सीटें बीजेपी और जेडीयू में ही बंट गईं। तो यही कारण है कि एनडीए में घुटन की बात कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 जून को बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। मंगलवार के दिन पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन को आम लोगों को समर्पित किया जाएगा और इस मौके पर
13,585 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। गांधी सेतु पर अब नहीं लगेगा जाम। मंगलवार को सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन। उत्तर बिहार जाना होगा आसान। बिहार की शान गांधी सेतु पर जाम अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। मंगलवार से पटना से उत्तर बिहार के बीच का सफर आसान होने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन करेंगे। पूर्वी लेन आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा और तब सबसे बड़ी बात, जाम की समस्या जो है उससे लोग मुक्ति पा लेंगे और ये जो गाड़ियों के दोनों तरफ से आने जाने का सिलसिला है वो रुक जाएगा। लंबे समय से लोगों ने परेशानियां झेली है, चूंकि पूर्वी लेन के निर्माण में समय लगा है। लंबे अरसे के बाद पूर्वी लेन को आम लोगों के लिए समर्पित किया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु की जर्जर स्थिति के बाद साल 2017 में स्टील ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ था। जुलाई 2020 में पश्चिमी लेन पर गाड़ियां दौड़ने लगी, लेकिन एक ही लेन पर दोनों ओर की गाड़ियां चलने के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। अब पूर्वी लेन के चालू होते ही पटना हाजीपुर के बीच की दूरी 15 मिनट में तय होगी। करीब 5.25 किलोमीटर लंबे पुल की मजबूती के लिए विशेष डिजाइन के तहत तैयार किया गया है। पुल के 46 पायों को हेड गार्डर के जरिए ज्वाइंट किया गया है। पूरी परियोजना पर 1800 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं इस मौके पर 13,585 करोड़ की लागत वाली 15 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। बहुत ही विशेष अवसर है कि जिस चीज को माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को समर्पित करने आ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है वह है गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल का दूसरे छोर का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है। करीब 1800 करोड़ की योजना से ये ब्रिज बना है। पूर्वी लेन के उद्घाटन के बाद अब गांधी सेतु के दोनों लेन पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी और लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। और इस खबर को समझिए कि गांधी सेतु बिहार का सबसे लंबा नदी पर बना हुआ पुल है और 1982 में बने इस पुल की लंबाई तकरीबन 5,575 मीटर है। ये जो पुल है उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक सेतु का काम करता है, जहां से संस्कृतियां मिलती हैं। लेकिन 1999 से 2016 तक ये पुल रिपेयर मोड में चला गया और जाम की समस्या से लोगों का जीना मुहाल हो गया। महात्मा गांधी सेतु की जर्जर स्थिति को देखते हुए 2017 में स्टील ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ। जुलाई 2020 में गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर गाड़ियां दौड़ने भी लगीं, लेकिन एक ही लेन पर दोनों ओर से गाड़ियों के चलने के कारण जाम की स्थिति महाजाम में तब्दील हो गई। अब पूर्वी लेन के चालू होते ही पटना हाजीपुर के बीच की जो दूरी है वो 15 मिनट में तय हो जाएगी। पटना से मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या फिर मधुबनी जाने वाले लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 1995 में प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लालू प्रसाद की पेशी है और इसके लिए लालू 3 दिन के झारखंड दौरे पर हैं। वहीं लालू प्रसाद ने किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत कोर्ट से मांगी है। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। शाम 4 बजे पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद की एंट्री होती है। गेट नंबर 2 से लालू प्रसाद एयरपोर्ट के अंदर आते हैं। इलाजरत लालू प्रसाद के लिए विशेष विमान का इंतजाम किया जाता है और वो पलामू के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। वजह है 8 जून को लालू प्रसाद को पलामू कोर्ट में सशरीर पेश होना है। करीब आधा घंटा बाद लालू यादव का हेलीकॉप्टर मेदिनीनगर में लैंड करता है। एमजी मोटर की कार से लालू यादव सर्किट हाउस पहुंचते हैं, यानी बीमारी और कोर्ट कचहरी लालू प्रसाद का पीछा नहीं छोड़ रही। पहले पलामू कोर्ट में पेशी को समझिए।
आरोप है कि लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक चुनावी कार्यक्रम में अपने मन मुताबिक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई। दरअसल 1995-96 में लालू प्रसाद अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद की गढ़वा में भवनाथपुर विधानसभा में चुनावी रैली थी। भवनाथपुर के नगर उटारी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग फिक्स थी, लेकिन लालू यादव का हेलीकॉप्टर खेत में उतरा। आरोप लगा कि भीड़ जुटाने के लिए लालू यादव ने जानबूझकर अपने पद का धौंस दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मनमुताबिक कराई। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और 27 साल बाद अब पेशी है। लालू प्रसाद यादव 1995 में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर उटारी में प्रचार के लिए आए थे, तो उनका हेलीकॉप्टर कहीं और उतरना था, लेकिन वह एक खेत में जाकर उतार दिए थे, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसी केस में उन पर मामला दर्ज किया गया था। एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर तो दूसरी तरफ बीमारी से परेशानी। लालू प्रसाद ने जितने दिन जेल में नहीं बिताए होंगे, उससे ज्यादा उनका दिन अस्पताल में गुजरा। अब लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट जारी करने के लिए अर्जी लगाई है और किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलेसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से संबंधित बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में दिक्कत से पहले ही परेशान है। अब पलामू कोर्ट में पेशी के बाद लालू प्रसाद किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार, पलामू से चंदन कश्यप की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर को समझिए कि लालू प्रसाद 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। डायबिटीज है उन्हें, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी जैसी गंभीर बीमारियां हैं और इन सभी बीमारियों में लालू सबसे ज्यादा किडनी की बीमारी से परेशान हैं। उनकी किडनी लेवल 4 में है, यानी कि उनकी किडनी लास्ट स्टेज में है। उनकी किडनी अभी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। किडनी के इलाज के लिए लालू 1 साल से सिंगापुर के डॉक्टरों के संपर्क में हैं और अब लालू प्रसाद किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं, लेकिन चारा घोटाले की वजह से लालू प्रसाद का पासपोर्ट जब्त है और कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है कि वो विदेश नहीं जाएंगे और यही वजह है कि लालू ने सीबीआई कोर्ट से सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर दंगा मामले में पुलिस ने 40 आरोपियों की फोटो जारी कर दी हैं। अब पुलिस इन फोटो के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट गई है और साथ ही लोगों से भी इन आरोपियों के बारे में जानकारी मांगी है। ये उन 40 गुनाहगारों की तस्वीर हैं जिन पर 3 जून को कानपुर में उपद्रव करने का आरोप है। खुद पुलिस ने इन उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं ताकि इनकी पहचान कर इनको इनके किए की सजा दी जा सके। पुलिस अब इस पोस्टर को कानपुर में जगह जगह चस्पा कर रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। पुलिस ने लोगों से इन लोगों को खोज निकालने में मदद भी मांगी है। आइए अब जान लीजिए 3 जून को कानपुर में क्या हुआ, जिसकी वजह से ये 40 लोग यूपी पुलिस के रडार पर आ गए। 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद लोग दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने लगे। हिंदू दुकानदारों के दुकान बंद करने से मना करने पर पथराव करने लगे। पथराव के बाद कानपुर के बेकनगंज में माहौल बिगड़ गया। उपद्रवियों की भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तमंचों से फायर किए। दरअसल बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की टीवी डिबेट में की गई एक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी। उन्होंने विरोध में 3 जून को बंद का ऐलान किया था, लेकिन बंद न होने से लोग गुस्सा गए और उपद्रव करने लगे। पुलिस के मुताबिक उपद्रव के लिए साजिश रची गई थी। इस मामले में कानपुर के बेकनगंज थाने में 3 एफआईआर दर्ज की गई। 4 जून को मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने के सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इन 40 आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। आगे और आरोपियों की भी तस्वीरें सामने आएंगी। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानपुर के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं। आप